इंदिरा गांधी की नज़र बीसीसीआई पे पड़ी तो प्रणब मुखर्जी को उन्होंने क्या प्रस्ताव दिया जो प्रणब मुखर्जी ने नकार दिया। क्या बीसीसीआई में परिवारवाद इतना बढ़ जा रहा है कि इसका राजनीतिकरण रुकते नहीं रुक रहा? और क्या यही कारण है कि टैलेंट जो ग्राउंड में आना चाहिए था, ये इस राजनीतिकरण की वजह से बीसीसीआई में आज ये टैलेंट उभर कर नहीं आ रहा है और इंडिया का पुअर परफॉर्मेंस दिखने को मिल रहा है? आइए इसी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। पर प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल टोटल डिकोडेड सब्सक्राइब करिए। Congratulate Team India for their wonderful performance in England. They shown remarkable character and made everyone proud. We are up 2-1 in Test series and we will do best in fifth Test. साल 1928 महाराजा ऑफ पटियाला भूपिंदर सिंह और दो ब्रिटिश बिजनेसमैन मिस्टर ग्रांट और एंथनी डी मेलो मिल करके और प्रांत के क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मिल करके बीसीसीआई की फॉर्मेशन करते हैं और 1932 में सबसे पहली बार आईसीसी रिकॉग्नाइज करती है इंडिया को एज अ फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए। उसके बाद से 1960 तक प्रिंसली स्टेट्स ही थे जो बीसीसीआई को अपना चलाते थे। फिर 1983 आया जब वर्ल्ड कप जीता भारत ने और पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन हुआ एज अ वर्ल्ड चैंपियन। 1987 में बीसीसीआई परसुएड करता है आईसीसी को कि हमें वर्ल्ड कप होस्ट करने दिया जाए और पहली बार वो इंग्लैंड से बाहर निकल के वर्ल्ड कप होस्ट होता है जॉइंटली बाय इंडिया एंड पाकिस्तान। 1987 के बाद 1992 में जगमोहन दालमिया जो कि सेक्रेटरी थे बीसीसीआई के, उन्होंने अपनी शुरुआत एज अ ट्रेजरर की थी, बाद में सेक्रेटरी हुए और 1992 में उन्होंने बीसीसीआई को सिखाया कमर्शियलाइजेशन ऑफ मीडिया एंड टीवी राइट्स। दूरदर्शन के साथ उनकी केस चली बीसीसीआई की और वो केस जीत गए। उस समय अध्यक्ष थे आई.एस. बिंद्रा बीसीसीआई के और सेक्रेटरी जगमोहन दालमिया, और वो केस फिर सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ बीसीसीआई के पास ही है मीडिया राइट्स और टीवी राइट्स सेल करने का अधिकार। 1996 में फिर माधवराव सिंधिया थे बीसीसीआई के अध्यक्ष और उन्होंने फिर ये कोशिश की कि यहाँ पे वर्ल्ड कप होस्ट किया जाए। फिर से झोली में आया कि जॉइंटली इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका 1996 की वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करती है। बीसीसीआई का नाम इंटरनेशनल एरेना में बढ़ते जाता है। फिर आता है 2005, शरद पवार बन जाते हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष। 2007 में आईपीएल चालू होता है और 2008 में एन श्रीनिवासन जो कि सेक्रेटरी थे उनको लेकर के कंट्रोवर्सी चलती है और उसके बाद करप्शन, बैटिंग, स्पॉट फिक्सिंग का सिलसिला चालू हो जाता है और थमने का नाम नहीं लेता। वर्तमान में अभी बीसीसीआई की जो कॉन्स्टिट्यूशन है बॉडी की, वो कैसे होती है? देखिए, बीसीसीआई एक बॉडी है जो कि फॉर्म की गई है क्रिकेट को अपलिफ्ट करने के लिए। तो ये जो एसोसिएशन है, इसमें जितने भी स्टेट्स के क्रिकेट एसोसिएशन हैं वो लोग मेंबर्स होते हैं। अब हर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की अपनी जो क्रिकेट एसोसिएशन है, वहाँ से कोई एक बंदा रिप्रेजेंट करता है बीसीसीआई में, जिसके पास एक वोटिंग पावर रहती है। इसके अलावा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के क्रिकेट एसोसिएशन के जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो बीसीसीआई में फुल मेंबर होते हैं विथ वोटिंग राइट्स। 3 ऐसे हैं जो कि कोई स्टेट या यूनियन टेरिटरी से नहीं आते हैं। एक तो है इंडियन रेलवेज़, उनका अपना एक एसोसिएशन है क्रिकेट का, उनके भी एक सदस्य होते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की अपनी एक क्रिकेट एसोसिएशन है, उनके भी एक सदस्य जो यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं। और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका मिलाकर के एक क्रिकेट एसोसिएशन है, उसके भी एक बंदे बीसीसीआई में आते हैं। ये तो देख करके बहुत ही सुन करके अच्छा लग रहा है कि हर स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, आर्म्ड फोर्स, इंडियन रेलवेज, सबको रिप्रेजेंटेशन मिलता है इस स्पोर्ट्स की जगत में, क्रिकेट की जगत में, और दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस तरीके से ये बीसीसीआई रन करती है। पर क्या वाकई बीसीसीआई इतना ट्रांसपेरेंट है? आज जो भी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है परिवारवाद के खिलाफ बोल रही है, पर क्या सही में बीसीसीआई में वो अपने परिवारवाद के खिलाफ को जो वोकल होकर के हर रैलियां में बोलते हैं, उसके एक भी प्रमाण यहाँ पे दे पा रहे हैं? एक भी एग्जाम्पल अगर आप देखिएगा बीसीसीआई की फॉर्मेशन, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये नेता बेवकूफ़ बनाते हैं परिवारवाद के नाम पर, और बीसीसीआई कुछ नहीं
एक परिवारवाद का डेन है। बीसीसीआई कमेटी जब मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था। सबसे पहला नाम कमेटी में आता है जय शाह। हम सब जानते हैं अमित शाह के बेटे हैं, गृह मंत्री के बेटे हैं। पहले अमित शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, उसके पहले नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी ने छोड़ा तो अमित शाह बने, अमित शाह ने छोड़ा तो जय शाह को फिर बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया वहाँ से। फिर नाम आता है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, उन्होंने छोड़ा तो उन्होंने जाते जाते अपने भाई अरुण धमल को बीसीसीआई का ट्रेजर बना दिया। तीसरा नाम आता है ज्योतिरादित्यनाथ सिंधिया के बेटे महानारायण सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद को जीत जाते हैं, फिर वो पद छोड़ते हैं, अपने किसी व्यक्ति को वहाँ बैठा करके अपने बेटे को वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बना देते हैं। फिर नाम आता है प्रणव अमीन। ये चिरायु अमीन के बेटे हैं। चिरायु अमीन बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। वो जाते जाते अपने बेटे को अपने सीट पे बैठा देते हैं। फिर नाम आता है जगमोहन दलमिया के बेटे अभिषेक दालमिया का। जगमोहन दालमिया के देहांत के बाद वो वहाँ जाकर क्रिकेट एसोसिएशन में कलकत्ता के सीएबी के वहाँ पे सेक्रेटरी बन जाते हैं। उसके बाद आता है आपका धनराज नथानी। ये गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है। इनके पिता हुआ करते थे परिमल नथानी, जाते जाते अपने बेटे को बैठा दिया। फिर आता है जयदेव शाह। ये सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनके पिता निरंजन शाह भी वाइस प्रेसिडेंट थे, जाते जाते इन्हें बैठाया। स्नेहाशीष गांगुली क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के सेक्रेटरी हैं। ये वर्तमान के सौरव गांगुली के भाई हैं। पहले सौरव गांगुली चलाते थे सीएबी, वो जब उन्होंने पद छोड़ा तो अपने भाई को वहाँ पे सेक्रेटरी बना के बैठा दिया। फिर आते हैं अद्वैत मनोहर। ये है विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। इनके जो पिताजी हैं ये शशांक मनोहर थे, जो कि बीसीसीआई अध्यक्ष थे। ये शशांक मनोहर भी वहाँ के अध्यक्ष थे, जाते जाते अपने बेटे को बना दिया। संजय बेहरा ये ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है सॉरी, और इनके पिता आशीर्वाद बेहरा भी इसी पद में थे, जाते जाते इनको बैठा दिया। माहिम वर्मा उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी, इनके पिता पीसी वर्मा ये भी सेक्रेटरी थे, ये भी जाते जाते अपने बेटे को। इस तरीके से लिस्ट अगर मैं बोलूँ तो चलता जाएगा, पर बीसीसीआई में परिवारवाद खत्म नहीं होगा। पर अब ये प्रश्न उठता है कि जब ये नेता अपने पद में थे तो फिर छोड़ के अपने लोगों को क्यों बैठाया। चलिए नेता का मान भी लेते हैं कि वो बिजी रहते हैं तो किसी वजह से छोड़ भी दिया हो, पर ये सब जो एडमिनिस्ट्रेटर थे जो कि एक समय अच्छा खेलते थे, इसीलिए उन्होंने अपना एक जगह स्टेट एसोसिएशन में बनाया था, वो क्यों छोड़ करके अपने बेटों को बैठा दिया। इसके लिए आपको जानना होगा वो एन श्रीनिवासन के बारे में, 2008 के बारे में मैं जो बता रहा था। एन श्रीनिवासन 2008 में बीसीसीआई में एक अमेंडमेंट लाते हैं रूल में, जिससे उनको ये अलाउ कर दिया जाता है कि वो आईपीएल टीम खरीद सके। वो आईपीएल टीम सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स खरीदते भी है। हालांकि बीसीसीआई का ये रूल रहा है कि कोई भी ऑफिशियल बीसीसीआई का कमेटी मेंबर किसी भी तरह से कोई भी फ्रेंचाइज या कोई भी टीम खरीद फरोख्त नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। इसी को लेकर के सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स के जो इनके दामाद थे वो आ गए घेरे में बैटिंग लेकर के, विथ रिगार्ड टू राज कुंद्रा और दारा सिंह के जो बेटे थे वो भी इन्वॉल्व थे। और उसी दौरान 2013 में वो फेमस श्रीशांत का केस हुआ था, वो स्पॉट फिक्सिंग का, बैटिंग का, ये सब लेकर के तरह तरह के केस हो रहे थे। तो ये सब चीज़ सुप्रीम कोर्ट जब गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, उसमें कुछ सुधार करने के लिए आरएम लोधा कमेटी का गठन किया गया। अब आरएम लोधा कमेटी ने जांच पड़ताल करके कुछ डायरेक्शन दिए कि इसे अप्रूव किया जाए। उसमें सबसे पहला था कि कोई भी उम्र अगर 70 पार कर लेता है ऑफिशियल, वो पद में नहीं रहेगा। और दूसरा, नो मिनिस्टर रूल, कोई भी मंत्री पद में नहीं रहेगा बीसीसीआई के। यही वजह था कि अमित शाह ने छोड़ा, यही वजह था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ा, यही वजह था अनुराग ठाकुर ने छोड़ा, और यही वजह था क्योंकि 70 सब ज़्यादातर जो लोग मैंने नाम बताया एडमिनिस्ट्रेटर थे, कोई स्टेट एसोसिएशन में अपने अपने पद में थे, वो करीब पहुंच चुके थे कोई ना कोई 70 के पड़ाव के पास। उनका टेन्योर कंप्लीट नहीं हो सकता था, इसलिए जाते जाते अपने बेटों को वहां बैठा दिया। अब
बात यहाँ पे ये उठती है कि जो बैठे हैं उनका कितना क्वालिफिकेशन है कि वो बीसीसीआई चलाएं, उनका क्या एक्सपीरियंस है कि हमारे इंडियन टीम के जो मेहनत करके अपना खेलते हैं ग्राउंड में उनके ऊपर छड़ी घुमाएं। दूसरा मुद्दा ये है कि ये जो राजनीतिकरण हुआ ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? सबसे पहले स्टार्ट हुआ जब 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तो Race into the pavilion with the Prudential Cup there. Tremendous victory. Rank outsiders at 33-1. इंडिया का क्रेज पूरा विश्व में बढ़ गया था और क्रिकेट फैंस बड़ी तादाद में इंडिया में भर गए थे। देवर एवरीवन वाज क्रेजी अबाउट क्रिकेट। ये पॉपुलैरिटी देख करके इंदिरा गांधी की नज़र पड़ी बीसीसीआई पर। वो चाहती थी कि प्रणब मुखर्जी को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया जाए। प्रणब दा ने ये किया कि उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में ही ठीक हूँ, मुझे बीसीसीआई के अध्यक्ष नहीं बनना है। इंदिरा गांधी इसलिए चाहती थी, एक तो इसमें इतनी पॉपुलैरिटी थी कि कोई भी पॉलिटिशियन चाहेगा इससे जुड़ना। प्रणब दा ने क्या किया, अपना नाम ना ले करके महाराष्ट्र के कद्दावर कांग्रेस के नेता NKP साल्वे को नाम दे दिया प्रस्तावित, और वो बन गए भारत के बीसीसीआई के पहले पॉलिटिशियन जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हुए। उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा। NKP साल्वे जब बने तो उन्हीं के टेन्योर में 1987 का वर्ल्ड कप होस्ट करने का वो उन्होंने गुहार लगाई ICC थे, और वो इंडिया और पाकिस्तान ने जॉइंटली 1987 का वर्ल्ड कप होस्ट किया था। उसके बाद ये सिलसिला चला। माधवराव सिंधिया की नज़र पड़ी, वो भी क्रिकेट लवर थे बहुत, वो वहाँ घुसे तो उन्होंने 96 का वर्ल्ड कप करवाया। और उसके बाद वो जाते जाते फिर IS बिंद्रा को बना गए, वो अलग कांग्रेस के नेता थे। IS बिंद्रा के बाद फिर शरद पवार आ गए, और इस तरह से सिलसिला चलता रहा, और अब पूरा बीजेपी के सब नेता यहाँ पे आ गए हैं। अब बात उठती है कि क्यों पॉलिटिशियन यहाँ पे बीसीसीआई में दखल लेना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहला, ऐसा कोई भी पॉलिटिकल रैली में इतना क्राउड और इतना मीडिया कवरेज और इतना अटेंशन जनरल पब्लिक का कि हर घर में टीवी चल रहा है और सब कोई देख रहे हैं, ये किसी और चीज़ में नहीं मिलता है। अब पॉलिटिशियन तो वहाँ जाएंगे ही जहाँ पे भीड़ और मीडिया रहती है, तो उनका ये आदत हो जाता है कि जैसे भी करके बीसीसीआई से जुड़ना है। जैसा कि आपने देखा होगा 2011 वर्ल्ड कप में शरद पवार चीफ गेस्ट थे। पूरे भारत की जनता, इंटरनेशनली भी सब देख रहे थे, मीडिया में, टीवी में, सबके घर में टीवी चल रहा था, वर्ल्ड कप फाइनल है तो उनको भी दिखाया जा रहा था, उनका भी एक कवरेज हो जाता है। जैसा कि आपने ये भी देखा कि मोटेरा में जो स्टेडियम था नरेंद्र मोदी के नाम कर दिया गया, नरेंद्र मोदी के नाम पे वो स्टेडियम है, तो अब वो अलग पब्लिसिटी हो जा रही है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। एक पॉइंट ये आता है कि बीसीसीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसका गवर्नमेंट का तरफ से बीसीसीआई के ऊपर कोई भी तरीके का नियंत्रण नहीं है। क्योंकि आपको जान के हैरान होगा कि बीसीसीआई एक सोसाइटी है, महज एक सोसाइटी, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे रजिस्टर्ड है लीगली। तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में एज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ये रजिस्टर्ड है, जिसको आज भी रजिस्टर्ड करने के लिए, एक सोसाइटी को रजिस्टर करने के लिए हार्डली 2-3 हज़ार या 4 हज़ार रुपया लगते हैं। तो अब ये चूंकि सोसाइटी है, ऑटोनोमस है, इसमें कोई भी भारत सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है। तो भारत सरकार, अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब सरकार में आती है तो अपने लोगों को वहाँ बैठा देती है, क्योंकि यहाँ पे इतना मीडिया कवरेज रहता है। और चौथा, मीडिया राइट्स सेल करना। आपने हाल फिलहाल सुना होगा 48,000 करोड़ में मीडिया टीवी राइट्स सेल हुआ था। तो जहाँ पे बड़े बड़े डील्स हो रहे हैं, जहाँ पे क्राउड्स हैं, जहाँ पे मीडिया है, जहाँ पे अटेंशन है, वहाँ पॉलिटिक्स पहुँचेगी ही, और पॉलिटिशियन तो ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, अब बात आता है कि हमारा परफॉर्मेंस, जो हमारे इंडियन टीम का परफॉर्मेंस है वो कैसा हो रहा है। कभी कभी अच्छा हो रहा है, कभी खराब हो रहा है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि जय शाह या अनुराग ठाकुर के भाई या जो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे, ये लोग जब आ जाते हैं, और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन जब स्टेट एसोसिएशन है वहाँ पे सब पुराने पद अधिकारी के बेटे आ जाते हैं, उनके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस में सवाल उठ जाता है। अब जय शाह सेक्रेटरी होने के नाते वो एक सिलेक्शन कमेटी का कन्वीनर भी है,
अच्छा, उसके साथ साथ उन्होंने जब से ही कुर्सी ली, एक गुजरात के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनको बीसीसीआई का एंटी करप्शन यूनिट का हेड बना दिया विदाउट फॉलोइंग एनी प्रोसेस। कोई भी एप्लीकेशन के लिए इन्विटेशन नहीं दिया, कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया, उनको डायरेक्ट उस डीजीपी को, उनका नाम शेखर कदम खंडलवाला है, उनको हेड बना दिया। और वो आते ही, खंडलवाला आते ही पहले बोला कि मुझे स्नूपिंग करने के लिए जितनी सारे इक्विपमेंट्स हो सकते हैं वो दे दीजिए, मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, किसी का कॉल रिकॉर्ड्स करना पड़ेगा, मुझे झांकना पड़ेगा कौन किससे क्या बात कर रहा है। अब अनुराग ठाकुर के जो भाई हैं अरुण धमल, वो ट्रेजरर हैं बीसीसीआई के। अब वो कितने बड़े चीफ फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं मुझे नहीं पता, पर बीसीसीआई का नेटवर्थ 18,000 करोड़ है। ये वहाँ पे जाकर के कैसे संभालते हैं ये भी नहीं पता। बीसीसीआई कहने को चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, पर वो मीडिया राइट्स सेल करती है 48,000 करोड़ में। ये कहाँ की चैरिटी होती है ये भी मुझे नहीं पता। आज ये सब इनएक्सपीरियंस्ड लोग, हमारे जो क्रिकेटर हैं, ग्राउंड में जो मेहनत करते हैं, खेलते हैं, ये पॉलिटिशियंस अपने कुछ इंटरेस्ट के लिए इनके ऊपर छड़ी घुमाते हैं। उनका एक ही मकसद रहता है, कैसे बीसीसीआई की रेवेन्यू को बढ़ाना है, कैसे आईपीएल के माध्यम से पैसा कमाना है। आपने देखा होगा जय शाह ने एक ट्वीट किया था 48,000 करोड़ में जब ये मीडिया राइट्स बिक्री हुई थी, उन्होंने लिखा था कि मुझे गर्व है कि 2 साल में पैंडेमिक होने के बाद मैं ये कहने में खुशी हो रहा है कि मैंने 48,000 करोड़ में बीसीसीआई ने मीडिया राइट्स दिया है आईपीएल के। बताइए, वो 2 साल पैंडेमिक में कितने लोग मारे गए वो पॉइंट नहीं था, पॉइंट था कि कितने करोड़ों रुपया में एक मीडिया राइट्स बिक्री होता है। आज हम अपने प्लेयर्स को इस तरीके से हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, ये हमारा इमोशन है क्योंकि हम बहुत चाहते हैं, पर ये इनएक्सपीरियंस लोग, ये पॉलिटिकल डायनेस्ट, ये बीसीसीआई में भर्ती है। इट्स अ डेन ऑफ करप्शन और कुछ नहीं। उम्मीद करते हैं कि आस्ते आस्ते ये चीज़ अलग हो, या पता नहीं अलग होगा भी कि नहीं। एक समय हुआ था कि हॉकी फेडरेशन जो था उसको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने इंडियन हॉकी फेडरेशन को डिसओन कर दिया था। तब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री घुसी, नया इंडियन हॉकी टीम बनाया और बाद में उसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से अफिलिएट करवाया। ये चीज़ बीसीसीआई में हो सकता है क्या? बहुत जगह से ये सवाल भी आते हैं, क्योंकि अगर बीसीसीआई एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, एक सोसाइटी है, तो वो किस हक से इंडिया टीम, इंडिया को नेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करती है हर खेल में। अब देखते हैं आगे क्या होगा, पर उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होते हैं ये कम हो और हमारे क्रिकेटर्स अच्छा से खेल सकें। They shown remarkable character and made everyone proud.